चलो सब आ गए क्या? अभी कोई आना बाकी है? अपन तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम हो चुका है। वी विल नॉट वेट एनी मोर। ठीक है बेटा। तो देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में। रिवीजन ही करना है ना, अभी सब रिवीजन के लिए आए हो ना? है बेटा? हाँ ना तो बोलो, बोलते भी नहीं कुछ। बहुत थक गए लगता है क्लासेस अटेंड कर करके। हाँ रिवीजन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो सब लोग ज्वाइन कर लो फटाफट, हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। चलो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था चार्जिंग के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन और इंडक्शन और फ्रिक्शन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने देख लिए। उसके बाद हमने देख लिया किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में रिलेटेड है। उसके बाद हमने कूलम्स का लॉ देखा, कूलम्स का लॉ हमने देखा, और कूलम्स के लॉ के बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? देखो, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है और अगर हमें किसी भी चार्ज पे फोर्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं सपोज करो, और हमें किसी भी चार्ज पे फोर्स का वैल्यू निकालना है, तो हम जितने भी चार्जेस की वजह से फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है ना, जैसे कि इस चार्ज को नाम दे देता हूँ 5। अच्छा, 5 और 2 के बीच का जो फोर्स है वो 1 की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, वो 3 की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, वो 4 की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो किसी तीसरे चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं होता। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, law of superposition says that the force on any charge between any two charges is unaffected by the presence of any third charge। अगर कोई तीसरा चार्ज भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उसका फोर्स इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद एक एग्जांपल, बहुत शानदार एग्जांपल दिया हुआ है आपकी किताब में, विच इज़ एग्जांपल नंबर 1.6, है ना। यहीं से हमारा डिस्कस करना बाकी था, है ना। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1.6 देखो, कितना शानदार एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको 3 चार्जेस दिए हुए हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1.6 NCERT। ठीक है, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में चार्जेस दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग चार्जेस हैं। Q1 चार्ज का वैल्यू Q के बराबर दिया है, Q2 चार्ज का वैल्यू भी Q के बराबर दिया है। वर्टेक्स का नाम ले लो, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज योर C। ठीक है, Q3 का वैल्यू भी आपको Q के बराबर दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है, सेंटर पे देखो एक चार्ज रखा हुआ है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका सेंट्रोइड सपोज करो यहाँ पे लाई कर रहा है O पॉइंट पे, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज एट दिस कैपिटल O। ठीक है, कैपिटल O पे नेट फोर्स कितना होगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब हम सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड सेम होती है। दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A, सारे एंगल सेम होते हैं। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो क्या हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं? अब देखो, फोर्सेस सभी चार्जेस की वजह से लगेंगे। पहला तो चार्ज ये वाला चार्ज है, इस चार्ज की वजह से फोर्स आपका इधर लगेगा। ठीक है, फिर आपका ये वाला चार्ज है, इस चार्ज की वजह से फोर्स आपका इधर लगेगा। ठीक है, फिर एक चार्ज आपका ये वाला है ना, ये भी पॉजिटिव Q है, इसकी वजह से आपका फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपके फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, तीनों चार्जेस की वजह से हमें फोर्सेस कैलकुलेट करना। तो फोर्सेस तो तब कैलकुलेट करोगे जब आपको तीनों के साइड्स पता होंगे, है ना। तो अब हमें OB लेंथ भी निकालना पड़ेगा, हमें OA लेंथ भी निकालना पड़ेगा, हमें OC लेंथ भी निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तीनों लेंथ्स हमें निकालने पड़ेंगे, तो तीनों की वजह से हमें फोर्स पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगानी है। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ज्योमेट्री जिसकी अच्छी है उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है वो टॉप वाले वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे होता है ना। ऊपर से कितने डिस्टेंस पे होता है, 2/3 ऑफ योर दिस, ये हाइट, इस हाइट को हम h मान लेते, ठीक है। तो 2/3 h पे आपका टॉप से होता है सेंट्रॉइड, और नीचे से इसका डिस्टेंस होता है कितना, h/3 होता है, ठीक है। नीचे से कितने डिस्टेंस पे होता है, h/3 पे आपका सेंट्रॉइड लाई करता है। अब अल्टीट्यूड कैसे निकालोगे, तो अल्टीट्यूड आप सिंपली निकाल सकते हो h का वैल्यू, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ m, ठीक है। इन ट्राइंगल ABM, अब आप देख सकते हो ABM ट्राइंगल में आप sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 60 का वैल्यू आपका हो जाएगा h/a, तो h का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा a sin 60, विच मीन्स √3 टाइम्स a/2। तो ये अपने को टोटल हाइट पता चल गया पूरा। अपने सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालना है, अपने को ये OA डिस्टेंस निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ h/3। सो आई कैन राइट हियर 2 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स a/2, है ना, हाँ 2/3 है ना, हाँ ठीक है, 2/3 ऑफ √3 a/2, ठीक है। सही लिख रहा हूँ क्या मैं, √3 a/2 इंटू 2/3, हाँ यहाँ by2 भी आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/√3, ठीक है। h का वैल्यू आपको मिल जाएगा a/√3। सिमिलरली आप नीचे से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, एक बार आपको h का वैल्यू पता चल गया। कहने का मतलब ये है कि फोर्स निकालने के लिए हमें ज्योमेट्री आनी ज़रूरी है। अब एक बार आपको ज्योमेट्री पता चल गई तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, डायरेक्शंस आपको पता ही है। F = पहले आप इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल दो, इस चार्ज को नाम दे दो, B और O के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, FBO का वैल्यू निकाल लो, विच इज K टाइम्स Q इंटू Q अपॉन r²। तो अब ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना, ये वाली डिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे आपने ये और ये फाइंड करी, वैसे ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देख लो, आप चेक कर लोगे। समझ गए ना, पॉइंट आप समझ रहे हो, ये सारी डिस्टेंस निकाल लोगे ना। बेटा कंसेप्ट समझ आ रहा है कैसे अपन कर रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस जैसे आपको पता चल जाएगी तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो अगर ये बाइसेक्टर पे है तो ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री, है ना, ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये साइड आपको पता चल गई परपेंडिकुलर वाली, दिस इज योर h/3, तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। वापस sin 30 लगा दो, sin 30 = परपेंडिकुलर अपॉन दिस डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। ये वाला डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, और ये वाला डिस्टेंस भी आप निकाल लोगे sin 30 लगा के, ये और ये आपका सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, डिस्टेंस तीनों पता चल जाएंगे। एक बार आपको डिस्टेंस पता चल गए, सपोज करो इसको मैं नाम दे दूँ r1, इसको नाम देता हूँ r2, इसको नाम देता हूँ r3। तीनों के डिस्टेंस अगर आपको पता चल गए तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं इजीली लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख दूंगा, अपॉन r2 का स्क्वायर प्लस KQQ अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस KQQ अपॉन r3 का स्क्वायर, है ना। अब ऐसे ऐड नहीं करूँगा, देखो ये तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ऐड करने के लिए आपको वेक्टर्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फोर्स आपका इधर लग रहा है KQQ अपॉन r2 का स्क्वायर, वैसे यहाँ पे फोर्स लगेगा आपका KQQ अपॉन r3 का स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, ये आप वेक्टर लॉ से निकालोगे। और एक फोर्स आपका नीचे की तरफ लगेगा जो इस चार्ज की वजह से लगेगा। तो ये फाइनल वेक्टर जो आपको मिलेगा उसमें से आप ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नेट फोर्स पता चल जाए, नेट फोर्स का वैल्यू आपको पता चल जाए। क्लियर हुआ सबको? खेल तो सारा ज्योमेट्री का ही है, इसमें तो कूलम्स लॉ तो खाली मात्र एक नाम ही रह गया था, बाकी आपका खेल सारा इधर ज्योमेट्री का था, ठीक है। इसी तरह का एक और एग्जांपल है, देखो एग्जांपल नंबर 1.7 देखो आप लोग। एग्जांपल नंबर 1.7 में उसने क्या किया है, उसने चार्जेस चेंज कर दिए। देखो टॉप वर्टेक्स पे चार्ज कितना रखा, -q, ठीक है। टॉप वर्टेक्स पे चार्ज रखा -q,
नीचे वाले वर्टेक्स पे चार्ज रखा प्लस क्यू, राइट साइड आपका चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है तीनों चार्जेस पे, है ना। तो सपोज करो इसको मैं चार्ज 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं चार्ज 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं चार्ज 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इधर तीनों पे हमें फोर्सेस निकालने हैं। तो पहले फर्स्ट वाले पे फोर्स निकालते कैसे लगेगा। तो देखो फर्स्ट वाले चार्ज पे थर्ड वाले चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्जन होगा, है ना। फर्स्ट की फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3, है ना। पहले वाले पे इतना फोर्स लगेगा थर्ड वाले की वजह से। अच्छा, पहले वाले पे सेकंड वाले की वजह से कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज, तो उस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, वापस आप लगा लोगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। सिमिलरली ये प्रिंसिपल हर पॉइंट पे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे देखो थर्ड वाले की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, थर्ड वाले की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। थर्ड पे जो फोर्स लगेगा सेकंड वाले चार्ज की वजह से वो लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पे भी फोर्स आपका लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए अगेन यू हैव टू यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब सिमिलर कंसेप्ट हम लगाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे लगाया, सेम कंसेप्ट, क्योंकि हमें इस पे भी फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो अब इस पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से थर्ड वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्जन होगा। दिस इज द फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। पहले वाले की वजह से तीसरे पे फोर्स इधर लगेगा। सिमिलरली दूसरे वाले चार्ज की वजह से तीसरे पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अपनी तरफ पुल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, दिस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगेन अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो इसका रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो ये आपका फोर्स हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ F1 जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसको मैं नाम देता हूँ F2 जो ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, और इसको मैं नाम देता हूँ F3 जो ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अगर मैं F1, F2 और F3 को बड़े ध्यान से देखूँ तो आपको एक सिमेट्रिक दिखाई देगी। देखो F1 वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है क्योंकि तीनों चार्जेस सिमेट्रिक है। F3 वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, F1 वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, F3 वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, और जो F2 वेक्टर है जो ये दोनों का रिजल्टेंट है वो जा रहा है नीचे की तरफ, है ना। F2 वेक्टर आपका कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो आप देखो तीनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ, तीनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तीनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। ध्यान से देखो, ज्योमेट्री से आपको पता चल जाए। समझ आया कि दो फोर्सेस को बैलेंस किसने कर लिया, ये थर्ड वाले फोर्स ने बैलेंस कर लिया। तो नेट इफेक्ट इसका कितना हो गया, 0 हो गया। तो कई बार तो आपको वेक्टर्स को अगर ध्यान से डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाते ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। उसको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा हमें ज्योमेट्री से ही पता चल गया कि ये इसका रिजल्टेंट फोर्स, इसका रिजल्टेंट फोर्स, इसका रिजल्टेंट फोर्स, तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि आपका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक। चलो, तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 1.7। एग्जाम्पल 1.7 अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट शॉर्ट में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप सबको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जो आप लोग फील करते हो, है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है ना।
तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस सारी दिशा में फैल रही है ना, हर दिशा में आपकी फील्ड लाइंस जो है इसकी वजह से फैल रही, मतलब इस चार्ज का इफेक्ट हर जगह ऐसे फैला हुआ है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब होता है उसका इफेक्ट, सराउंडिंग में उसका कितनी दूर तक इफेक्ट उसका फैला हुआ है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज योर फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट चार्ज आपका कितना फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम निकालते थे कूलम्स लॉ से, उसको जब हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज का। सपोज आपके पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है आपका ये वाला, और ये वाला आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है, जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो, दिस इज योर क्यू नॉट सपोज करो। ठीक है, तो सोर्स चार्ज से आपकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, सपोज करो सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव कैपिटल क्यू है, इसकी वजह से आपकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स आपकी जो फील्ड लाइंस है वो निकल रही है। ठीक है, अब इस सोर्स चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज पे जो इफेक्ट होगा, इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जो कि रिपल्जन होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये जो सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा राइट साइड। दिस इज द फोर्स ऑन योर टेस्ट चार्ज ड्यू टू योर सोर्स चार्ज, है ना। सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब मैं ये फोर्स को इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। जब मैं जो फोर्स मुझे पता चला विच इज़ ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, व्हेन आई डिवाइड दिस फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, देन दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है उसकी स्ट्रेंथ, है ना, उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी दूर तक दूसरे चार्जेस को अफेक्ट कर रही है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब टेस्ट चार्ज जनरली हम बहुत छोटा सा चार्ज एज्यूम करते हैं और उसको जनरली यूनिट ही लिया जाता है ना। जनरली टेस्ट चार्ज जो आपका होता है 1 यूनिट या 1 कूलम लिया जाता है, 1 यूनिट लिया जाता है। ठीक है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज योर टेस्ट चार्ज। तभी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो फोर्स के बराबर हो जाता है। जब आपका ये क्यू नॉट का वैल्यू 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जब आपका टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन योर टेस्ट चार्ज विल बिकम यूनिटी। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है उस सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को बताता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो जनरली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिमिट लगा देते हैं इस पे क्यू पे। लिमिट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है। जो आपका टेस्ट चार्ज होता है ना, इट इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, तो हम क्या करते हैं इस पर लिमिट लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ योर क्यू टेंडिंग टू 0 विच इज़ एफ अपॉन क्यू। हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आपका जो ये टेस्ट चार्ज होता है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। हालांकि 0 नहीं होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है, इसलिए मैंने लिखा टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बुक्स में इसको डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज दिया है तो उसकी फील्ड लाइंस हम सबको पता है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड आती है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स जाती हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हम सबको क्लियर है अब, है ना। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नहीं पूछ सकता आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस भी अगर हमें निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, और मुझे सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पे। ठीक है, मुझे सपोज करो इस पॉइंट P पे ये सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4 एंड चार्ज 5।
तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, आपने देखा जैसे आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल आप इसको वेक्टर्स की तरह ही ऐड करोगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन पी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज ऑन पी। ठीक है, इस तरह से आप हर इंडिविजुअल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप निकाल सकते हो। ठीक है, हर इंडिविजुअल चार्ज का अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो उस पॉइंट से। ठीक है, समझ गए? चलो, अब मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे सपोज करो आपके पास एक चार्ज क्यू है, तो मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना आ रहा है, तो आई विल राइट हियर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे अगर डिस्टेंस आपका आर दिया हुआ है तो इस पॉइंट पी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो इस पे एक एग्जांपल देखते तो आपको पता चल जाएगा। आ जाओ एग्जांपल नंबर 1.8 पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1.8 पे आ जाओ। काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है, ये सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, वहीं से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आपको समझ आ जाएगा। 1.8 काफ़ी शानदार एग्जांपल है। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 1.8 हम सब लोग देखते हैं। एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा आपको ऐसा एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये आपकी प्लेट्स लगी हुई हैं, सॉरी देखो इस तरह की आपकी प्लेट्स लगी हुई हैं। ऊपर वाली प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। अब सीधी सी बात है, देखो इस तरह का अरेंजमेंट है तो आपकी फील्ड लाइंस क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। योर फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया इस रीजन में, सपोज करो आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली वो नीचे ही गिरेगा। तो इलेक्ट्रॉन आपका नीचे गिर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर का, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें गिवन है विच इज 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है। The direction of field is reversed by keeping the magnitude unchanged and a proton falls to the same distance। अब हमने एक दूसरा अरेंजमेंट लिया और इस सेकेंड अरेंजमेंट में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब अब हमने ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया और जो नीचे वाली प्लेट है उसको अपन ने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी रिवर्स हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रोटॉन फॉल हो रहा है। प्रोटॉन तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव ही। तो प्रोटॉन भी पे फोर्स कितना लगेगा, प्रोटॉन पे भी फोर्स नीचे की तरफ ही लगेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन होगा, तो प्रोटॉन पे भी फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। अब ये वाला केस आपका प्रोटॉन का है जब आपका प्रोटॉन फॉल हो रहा है, और ये वाला केस आपका इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। ठीक है, दोनों केस में डायरेक्शन अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बिल्कुल अपोजिट है। पहले वाले केस में नीचे से ऊपर है और दूसरे वाले केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे। ठीक है, अब आपको बोला है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। अब दोनों केस में आपको टाइम ऑफ फॉल निकालना है ना। तो पहले वाले केस में टाइम ऑफ फॉल निकालना है, फिर सेकेंड वाले केस में टाइम ऑफ फॉल निकालना है। टाइम ऑफ फॉल क्या होगा, तो चलो पहले फर्स्ट केस में निकाल के देखते हैं टाइम ऑफ फॉल कितना होगा, फिर हम सेकेंड केस में निकालेंगे टाइम ऑफ फॉल कितना होगा। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विच इज इक्वल टू Q into E। ठीक है, Q into E ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, और फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू Q into V। अब यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा क्योंकि आपका फोर्स कांस्टेंट है,
देखो दिस फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, चार्ज इज आल्सो कांस्टेंट, hence we can say the force will also constant. If force is constant, so I can say that your acceleration will be constant. Acceleration कितना हो जाएगा, QE upon mass of electron, है ना। पहले हम इलेक्ट्रॉन का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। सो यू कैन सी दैट चार्ज इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, मास इज आल्सो कांस्टेंट, सो आई कैन से दैट acceleration is also constant. If acceleration is constant, so I can apply the equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square. I can apply the equation of motion. This is for your constant acceleration. अच्छा, अब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 अपॉन 100 मीटर्स में कन्वर्ट कर लोगे। इनिशियल स्पीड आप 0 मान के चलो, विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया QE अपॉन m इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फॉल पता चल जाएगा। टाइम ऑफ फॉल का रिलेशन अगर मैं यहाँ से देखूँ डायरेक्टली, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैं मान लेता हूँ s, तो 2 टाइम्स ऑफ s अपॉन QE इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टाइम ऑफ फॉल इन फर्स्ट केस। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जो टाइम ऑफ फॉल है आपका, वो मास के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टाइम ऑफ फॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, है ना। तो अब यहाँ से मुझे बताओ कि किसका मास ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, बताओ किसका मास ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होगा कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा, है ना। हाँ, टाइम ऑफ फॉल निकाल भी दिया आपने, वेरी गुड। क्वेश्चन ये है कि किसका मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है कि प्रोटॉन का ज़्यादा है, बताओ। प्रोटॉन का मास आपका ज़्यादा है ना। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 27 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, तो ये बड़ा होगा ना। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो किसका टाइम ऑफ फॉल ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फॉल मास के रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फॉल ज़्यादा होगा, है ना। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फॉल ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, इतना हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल होगा वो प्रोटॉन के टाइम ऑफ फॉल से ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल प्रोटॉन के टाइम ऑफ फॉल से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। बस, तो आप कैलकुलेशन यहाँ से कर लोगे। इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल भी आप यही सेम फॉर्मूले से निकालोगे, और प्रोटॉन के टाइम ऑफ फॉल जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रख दोगे, मास ऑफ प्रोटॉन रख दोगे। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, चार्ज भी आपका सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का भी सेम चार्ज होता है, प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यूनिफॉर्म दिया हुआ है। तो ले दे के चेंज किसका हो रहा है, सिर्फ मास का चेंज हो रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फॉल ज़्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन को कम टाइम लगेगा फॉल होने में, है ना। अब ये सिचुएशन को एनालाइज करो, दोनों को सेम हाइट से जब हमने छोड़ा, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, यहाँ से हमने प्रोटॉन को छोड़ा, ठीक है। तो दोनों में से ज़्यादा टाइम कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम लेगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोटॉन फटाफट गिर जाएगा। समझ आया आपको? दिस इज़ द कंसेप्ट। यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट बताना चाह रहा था, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल आपको दिया। क्लियर हो गया सबको? बढ़िया से समझ आ गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हल्के में ना लिया करो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1.8 अपना हो गया, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1.9। 1.9 भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। सी एग्जाम्पल नंबर 1.9। 1.9 में अपने को क्या दिया हुआ है, देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 1.9, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब आ जाओ आप एग्जाम्पल नंबर 1.9 पे। एग्जाम्पल नंबर 1.9, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है।
2 point charges Q1 and Q2 of magnitude this are placed 0.1 मीटर apart. ठीक है, दो चार्जेस अपने को दिए हुए हैं which are 0.1 मीटर apart. अरे लाइन टेढ़ी क्यों बन रही है? देखो, दो चार्जेस अपने को दिए हुए हैं, कोई बात नहीं. एक चार्ज अपने को यहाँ पे दिया हुआ है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है which is Q2. दोनों के बीच का सेपरेशन अपने को कितना दिया हुआ है? लेट्स से सेपरेशन इज योर 0.1 मीटर्स अपार्ट. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है. एक का मैग्नीट्यूड है +10⁻⁻8 और दूसरे का मैग्नीट्यूड है -10⁻⁻8 कूलम्स. ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए बी एंड सी. अच्छा, ऐसा है क्या? देखो, अब ए पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, एकदम बीचों बीच आपको एक पॉइंट दिया है ए और अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है. ठीक है, तो सेंटर पे जो पॉइंट दिया है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा आपका 0.05 मीटर. अपने को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अपने को पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा. तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपका ऐड हो जाएगा, है ना. ए पॉइंट पे जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐड हो जाएगा विच इज ड्यू टू चार्ज 1 एंड ड्यू टू चार्ज 2. दोनों की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे क्योंकि दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम आ. तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, KQ/R². तो K × 10⁻⁻8 अपॉन R कितना है? 0.05 का होल स्क्वायर प्लस K × 10⁻⁻8 अपॉन R कितना है? 0.05 का होल स्क्वायर. तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट योर पॉइंट ए. समझ आया सबको बेटा? सिंपल सा प्रॉब्लम है. इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में. बोर्ड लेवल पे तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है वो, है ना. तो अपन सबको आना चाहिए. अपने को देखो, सॉल्विंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी एक बार आपको समझ आने लगेगी चीज़ें, तो है ना. ये रिवीजन का डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा. जो लोग रिवीजन का क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको डेफिनेटली 100% उनकी स्पीड में इंक्रीज होना ही होना है. ठीक है, क्योंकि आप एंटायर सिलेबस फिर से रिवाइज कर रहे हो. तो जब आप रिवाइज करते हो तो आपकी स्पीड में फ़र्क आएगा ही आएगा, वो डेफिनेटली आएगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं. तो अपने को पता चल गया कि यहाँ से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया इस पॉइंट पे. अच्छा, सेकेंड पार्ट इसका क्या है? अपने को फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. अच्छा, बी पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है? बी पॉइंट अपने को दिया हुआ है लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और 0.05 मीटर अवे. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है बी. अपने को बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है. तो बी पॉइंट पे निकालना है तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेफ्ट साइड को जाएगी और ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड आपकी राइट साइड को जाएगी. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2. अब देखो, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है तो मतलब आपको E1 में से E2 को माइनस करना पड़ेगा. तो पहले E1 का वैल्यू अपन ने निकाल लिया. E1 का वैल्यू अब कितना आएगा यहाँ पे लिए? अगर मैं B पॉइंट की बात करूँ तो B पॉइंट के लिए आपका E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? विच इज़ K टाइम्स ऑफ 10⁻⁻8 अपॉन R². अब R देखो क्या लोगे? R आपका हो जाएगा 0.05 रहेगा, है ना. पहले वाले चार्ज से तो आपका डिस्टेंस सेम रहेगा विच इज़ 0.05 और यहाँ पे आप माइनस करोगे K टाइम्स इंटू 10⁻⁻8 अपॉन, अब इसके लिए R आपका चेंज हो जाएगा विच इज़ 0.1 प्लस 0.05. तो ये कितना हो जाएगा? 0.15, है ना. दिस विल बी और 0.15 का होल स्क्वायर. तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा? अच्छा, थर्ड जो पॉइंट अपने को दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दिया हुआ है. अब मैं डायग्राम को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ. थर्ड वाला जो पॉइंट अपने को दिया हुआ है, देखो ये आपके दो चार्जेस हैं. दिस इज़ योर +10⁻⁻8, दिस इज़ योर -10⁻⁻8. थर्ड पॉइंट अपने को दिया हुआ है सेंटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. ठीक है, सेंटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपने को थर्ड पॉइंट दिया हुआ.
ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे, ये आपका पॉइंट सी है, सिमिलरली यहाँ से भी इस पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि रिपल्जन होगा, ठीक है। तो दोनों की वजह से जो आपका नेट फील्ड आएगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। बाय और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अपने को नेट फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, क्योंकि गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, ये भी डिस्टेंस आपका 0.1 मीटर है। तो आपको इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। दोनों को ऐड करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का यूज़ करोगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। फंडा समझ आ रहा है क्या, हम कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं। दिक्कत बच्चों को कहाँ पे आती है, बच्चा गड़बड़ कहाँ पे करता है, कई बार वो डायरेक्शन लेने में गड़बड़ कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, वो बच्चों ने गड़बड़ करी है तभी मैं बता रहा हूँ। कई बार बच्चा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गड़बड़ कर देता है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैं बताते जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गड़बड़ होती है, उसको हमें नहीं करना है, देख लेना है पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करें। कई बार बच्चे वेक्टर को स्केलर की तरह ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं बेटा, तो इसको वेक्टर की तरह ही ऐड करोगे, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करके आप इसको ऐड करोगे। समझ आ गई बात। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट है आपका डायरेक्शन का, सेकेंड पॉइंट है आपका इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी सब लोगों को। हाँ चलो, अभी क्या बोल रहे हो, योगा से ही होगा, मतलब समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोल रहा है। योगा से ही होगा, योगा से क्या होगा? अच्छा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक चीज़ और भी कर सकते हैं। अगर अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है, इसका मतलब अपने को एंगल पता है। एंगल का मतलब 60 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, तो ये भी आपका 60 हो गया, है ना। अरे यार 60 हो गया ना, 60 हो गया, ये भी सिमिलरली ये 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से आप देखो तो दोनों के कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस 60, ठीक है। साइन वाले कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखो ई साइन 60 और ई साइन 60 दोनों के साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कॉस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा 2e टाइम्स कॉस ऑफ 60 डिग्री। बस काम खत्म। डायरेक्शन होगा तो राइट साइड, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इतना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन पूछेगा तो राइट साइड। राइट साइड को दिखाने के लिए आप आई कैप का भी यूज़ कर सकते हो। भगवान ने हमें वेक्टर्स इसलिए नहीं पढ़ाया, भगवान ने हमें वेक्टर्स पढ़ाया तो उसका हमें यूज़ करना आना चाहिए। भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी तो क्या यूज़ करोगे, आई कैप ही यूज़ करोगे ना। तो मैग्नीट्यूड आपका आ गया 2e cos 60। अब बोले सर वेक्टर नोटेशन बताओ, तो वेक्टर नोटेशन लगा दो इस पे आई कैप, हो गया आपका वेक्टर। नेट वेक्टर आपका कितना हो गया, 2e cos 60 आई कैप, खेल खत्म, ठीक है ना। वेक्टर्स तो अपन ने पढ़ ही रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं समझ आया, cos 60 वाला पार्ट नहीं समझ आया, चलो देखो इधर फिर से बताता हूँ। अरे cos 60 में डाउट आ गया, ऐसा कैसे हो गया, फिर से देखो इधर प्यार से बता रहा हूँ। ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड्स आपको सब सेम दी हुई है, ठीक है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट को नाम देते हैं P। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, देखो बड़े ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका देखूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से होगा इसका। अब मुझे एंगल्स निकालना है, देखो एंगल्स कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल्स निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये 60 डिग्री होगा, देखो तो ये ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री,
सिमिलरली ये भी 60 डिग्री, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 60 डिग्री, 60 हो गया। अभी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज अलोंग दिस लाइन विच इज E cos 60 एंड वन इज अलोंग दिस लाइन विच इज E sin 60। ठीक है, एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। सिमिलरली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे, वन इज अलोंग दिस लाइन विच इज अगेन E cos 60 एंड वन इज अलोंग दिस लाइन विच इज अगेन E sin 60। तो ध्यान से आप देखोगे तो sin 60 वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये डायरेक्शन में बचेगी और इसका मैग्नीट्यूड होगा 2E cos 60 और इसका डायरेक्शन होगा I कैप। समझ गए? तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कितना होगा? 2E cos 60 I कैप। क्या आप दिमाग में घुसा? यस बेटा, समझ आया अच्छे से? ओके, बहुत बढ़िया से समझ आना चाहिए, क्योंकि अपन समझने के लिए तो पढ़ रहे हैं। रिवीजन क्यों कर रहे हैं अपन? रिवीजन अपन समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? नहीं समझ आता तो वापस बताओ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। रिवीजन वी आर डूइंग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। चलो आगे चलते अपन। बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातें करते हैं, उसके पैटर्न्स के बारे में बातें करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है उसकी बातें करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती? सपोज करो मैंने आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिया और एक नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है? एग्जाम में आता है कई बार, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न फॉर दिस चार्ज, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो योर पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है ना? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगी और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर की तरफ जाएंगी। लेकिन होता क्या है, इन दोनों में ऐसी दुश्मनी हो जाती है, ये भी बाहर है ये भी बाहर है, ठीक है? ये भी बाहर है ये भी बाहर है, ठीक है? दोनों की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है। तो जब ये आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन में ऐसे घुमाव आ जाता है। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन में ऐसा घुमाव आ जाता है, ऐसे वो चली जाती है, रिपेल प्रॉपरली कर नहीं पाती ना, तो इनके डायरेक्शन में ऐसा घुमाव आ जाता है। समझ रहे हो बात को? इस तरह से फील्ड लाइंस आपकी ऐसे निकल जाती है। समझ गए? तो ये आपकी पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलेगी, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। पॉजिटिव से आपकी फील्ड लाइंस हमेशा बाहर को निकलती है और नेगेटिव से फील्ड लाइंस आपकी हमेशा अंदर को आती है, ठीक है? इस तरह का आप पैटर्न शो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? अच्छा, सपोज करो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का पैटर्न कैसा आएगा? देखो, एक आपको चार्ज दे दिया पॉजिटिव क्यू, दूसरा आपको चार्ज दे दिया नेगेटिव क्यू। तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगी, है ना? इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। पॉजिटिव से बाहर निकलने वाली फील्ड लाइंस होगी और नेगेटिव में टर्मिनेट करने वाली फील्ड लाइंस होगी। समझ गए बात? इस तरह का पैटर्न आपको मिल जाएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, एमर्ज एट नेगेटिव, ठीक है? अभी किसकी आवाज़ आ रही है? हूँ लईकू। अब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, ठीक है? जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज साथ में रखे होंगे तो आपको इस तरह का फील्ड लाइंस का पैटर्न मिलता है, ठीक है? पॉजिटिव हाँ, फिर क्या बोल रहा है? चलो, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने को पता होनी चाहिए फील्ड लाइंस के बारे में, जो बहुत काम की है। जब फील्ड लाइंस आपकी क्लोज होती है बहुत एक दूसरे से, फील्ड लाइंस जब हमारी बहुत क्लोज होती है, इस तरह का सपोज करो आपको पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस आपकी ऐसे को जा रही है,
ठीक है, इस तरह की आपकी फील्ड लाइन सपोज करो जा रही है, ठीक है, इस तरह की फील्ड लाइंस जा रही है। और मैंने आपको इस तरह का एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे एक एरिया दिया हुआ है और यहाँ पे एक एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ज़्यादा इंटेंसिटी फील्ड लाइंस की कौन से एरिया पे होगी। सपोज दिस इज योर एरिया 1, दिस इज योर एरिया 2, ठीक है। फील्ड लाइंस यहाँ से इमर्ज हो रही है, इस तरह से आपको पैटर्न दिया हुआ। तो ज़्यादा इंटेंसिटी आपकी किस पॉइंट पे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी किस पॉइंट पे होगी? यस, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी आपकी फर्स्ट वाले एरिया पे होगी, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला एरिया जो है वहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है ना। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, सपोज करो यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेता हूँ तो ये वाले रीजन में ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, ये वाले रीजन में आपकी कम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी उतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी और उतनी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट आर, ठीक है। तो कई बार हमें स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने को आ जाता है कि बताओ किस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, किस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। तो इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। इस तरह का आपको एक कोन का सरफेस मिलता है, देखो ऐसा आपको कोन मिलता है, जैसे अपन चना ममरा खाते हैं ना, चना ममरा खाने वाला जो अपना आता है जिसमें हम सींग चना खाते हैं, इस तरह का आपको एक लिफाफा मिलता है जिसमें आप सींग और चना भर के खाते हो। तो ये जो एंगल इसका सेंटर पे बनता है, इस एंगल को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। इस एंगल को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल देखो दोनों एरियाज के लिए सेम, ये वाला एरिया आपका है और एक एरिया आपका ये वाला है। तो पहले वाले एरिया के लिए सॉलिड एंगल निकालना हो तो क्या लिखूंगा मैं? सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज A1/r²। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज A1/r²। डेल्टा ओमेगा इज डिफाइंड एज योर, इस एरिया के लिए लिखना है तो क्या लिखूंगा? डेल्टा एस। सपोज करो इसका एरिया डेल्टा एस और इसका रेडियस डिस्टेंस है कितना? r। तो दिस इज डिफाइंड एज सॉलिड एंगल। डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन r²। अब जैसे कोन में आप, जैसे प्लेन में आपका 2D एंगल होता है ना, थीटा, ठीक है। अभी प्लेन की बात करूँ तो ये आपका 2D एंगल होता है, इसको अपन बोलते हैं थीटा। थीटा को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं L/r। थीटा इज डिफाइंड एज L/r। वैसे ही जब मैं 3D की बात करता हूँ तो 3D में आपका ऐसा एक कोनिकल एंगल बनता है, कोनिकल, है ना, इस तरह की आपकी कोन बनती है। और ये जो कोन का जो एंगल होता है, सेंटर पे जो एरिया होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये आपका सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। जैसे 2D में आपका प्लेन एंगल होता है थीटा, वैसे 3D में आपका जो एंगल होता है विच इज़ योर 3D एंगल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, विच इज़ डेल्टा एस अपॉन r², ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। जैसे थीटा का यूनिट होता है रेडियन, थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। वैसे इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। दिस इज रेडियन, दिस इज स्टेरेडियन। समझ आया आपको? इस तरह का फंडा आप यूज करोगे। जैसे थीटा का यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। चलो, सॉलिड एंगल का फंडा भी हो गया, आगे चलते अपन। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सारी बता दी। अब आपका जो पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फिर भी बता देता हूँ। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है कितनी फील्ड लाइंस आपकी उस एरिया को
कट करती हुई जा रही है। सपोज करो हमारे पास ऐसा एक सरफेस है, ठीक है, तो अब इस एरिया को कितनी लाइंस आपकी कट करती हुई जा रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। एरिया को कितनी लाइंस चीर के जा रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, दिस इज योर फ्लक्स, ठीक है। सपोज करो आपके पास ऐसा कोई एरिया है, रैंडमली ऐसी कोई सरफेस है, इस पे अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट को बोलता हूँ डेल्टा एस, ठीक है। अब डेल्टा एस का जो वेक्टर होगा वो इसके नॉर्मल होगा, दिस नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल एक वेक्टर होगा जो एरिया का वेक्टर होता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं थीटा। सो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल्टा एस के साथ, तो अपने को क्या मिलता है, ई डी एस कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर एरिया वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, दिस क्वांटिटी इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, नील एब्सेंट हो गया क्या, एरियल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, हाँ एरियल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है। अब देखो आपके थीटा पे डिपेंड करता है फ्लक्स, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपका थीटा में चेंज होगा, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, सपोज करो इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट रखा है और फील्ड लाइंस आपकी ऐसे पास हो रही हैं, तो आपका फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अब सपोज करो आप एरिया को ओरिएंटेशन चेंज करते जा रहे हो, आपने सपोज करो एरिया को ऐसे रख दिया, इफ़ यू आर चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ दिस एरिया, तो आपका फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता जाएगा, है ना, जितनी फील्ड लाइंस उसको कट करके जा रही हैं। तो ये सपोज करो एरिया का वेक्टर ऐसे बाहर आ रहा है नॉर्मल टू दिस सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज योर एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ओरिएंटेशन चेंज करते जाते हो, आपका फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज होता जाता है, फ्लक्स का वैल्यू भी हमारा चेंज होता जाता है। अब एक बढ़िया सा शानदार एग्जांपल है फ्लक्स के ऊपर, आ जाओ। फ्लक्स के ऊपर एक एग्जांपल आपको पूछ लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है। सपोज करो हमारे पास ऐसा एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में पूछ लिया बेटा फाइंड करो जरा कि इस क्यूब के हर सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। इस क्यूब का नाम दे देता हूँ ABC DEF GH, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ इस तरह से पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इधर को दिया हुआ, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही। तो मैंने आपको बोला बेटा फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस ADHE। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस ADHE? तो ADHE सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, अगर आपको एरिया में सबका दे देता हूँ, सबकी साइड दे देता हूँ 1 1 1 1, जितनी भी साइड्स है सब 1। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड दे देता हूँ। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन, all the sides are known to you. Can you calculate the flux through this surface ADHE?
व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ADHE। ठीक है, फ्लक्स निकालना है अपने को, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा अगर अपने को फाइंड करना है तो सिंपली आप निकाल सकते हो ना। ये सब चीज़ें आती, देखो बेटा, सिंपल सिंपल चीज़ें, जिनको नहीं आती इधर देखोगे क्या दिक्कत है। न्यूटन न्यूटन क्यों कर रहे हो? न्यूटन की याद आ गई क्या इन लोगों को? न्यूटन की बहुत याद आ रही है आप लोगों को आज। देखो इधर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स के लिए आपको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर देखो इधर होगा, ये वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो लेफ्ट साइड होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड है। दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखोगे तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, ई ए कॉस थीटा। थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना बन रहा है? 180 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 2 × 10⁵। एरिया इज योर 1 मीटर स्क्वायर and cos 180 is -1. So your flux through face ADHE will be negative of 2 × 10⁵ Newton meter square upon Coulomb. समझ आया आपको कैसे अपन ने फ्लक्स निकाला? हाँ, अब आप लोग मुझे निकाल के बताओ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब मुझे बताओ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस दिस ACBD ABCD, ये वाले सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD? हाँ, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि एंगल कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। अच्छा, सब्जी की याद आ गई, पूरी नहीं खाई क्या? एंगल कितना हो गया? देखो 90 डिग्री। एरिया वेक्टर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर को जा रहा है। एंगल आपका 90 डिग्री। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस दिस? अब ये वाले सरफेस से कितना फ्लक्स होगा बताओ? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस दिस? ये सरफेस से कितना फ्लक्स हो जाएगा? हाँ बेटा, ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सरफेस BCGF। इस सरफेस से अगर मैं बात करूं तो कितना फ्लक्स हो जाएगा? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस BCGF? हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज पॉजिटिव ऑफ 2 × 10⁵। तो फ्लक्स आपका हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आपके थीटा कितना हो रहा है? 0 डिग्री। देखो एरिया वेक्टर राइट साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका राइट साइड। थीटा का वैल्यू हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। जब थीटा आपका 0 हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैं नेट फ्लक्स की बात करूँ तो ये फ्लक्स आपका हो गया पॉजिटिव, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं थ्रू ऑल द सरफेस, फ्लक्स थ्रू ABCD, जितने भी सरफेस है, सपोज करो सरफेस को नाम दे देता हूं। ABCD लिखना बहुत मुश्किल है, तो सरफेस को नाम दे देते अपन। कितने सरफेस होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो जितने भी सरफेस है आपके, सबके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। तो 6 के 6 सरफेस के थ्रू फ्लक्स आपका टोटल फ्लक्स कितना हो जाए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेस? मीन्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेस, जितने भी सरफेस है सबकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका? नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। नेट फ्लक्स आपका हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, नेट फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और यही बात आपको
हमको उसने भी बताई थी, जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ ने हमको ये बताया था, यहाँ से मैं आपको गॉस थ्योरम भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। गॉस लॉ ने हमको ये बताया था कि आपका जो नेट फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। If there is no charge enclosed inside the surface, the net flux will always be zero। क्योंकि आपका चार्ज एनक्लोज ही ज़ीरो है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो आपका नेट फ्लक्स ज़ीरो है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वाले सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगी, उतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वाले सरफेस से बाहर की तरफ जाएगी। जितना आपका इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना आपका आउटगोइंग फ्लक्स होगा। जब इनकमिंग और आउटगोइंग बैलेंस हो जाते हैं तो आपका नेट फ्लक्स हमेशा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जितना आपका इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आपका आउटगोइंग फ्लक्स है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो गॉस ने यही हमको बताया था। गॉस ही वो साइंटिस्ट था जिसने हमें ये बता दिया था, और गॉस हमारा बॉस है, हम सबको पता है गॉस इज़ अवर बॉस। गॉस ने यही बताया था कि नेट फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इसी को हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये हमारा नेट फ्लक्स होता है। इसी को हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है स्टेट द गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम आपको यहीं से लिखना है। गॉस थ्योरम रिलेट्स द नेट फ्लक्स विद योर चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, इसी थ्योरम को बोलते हैं अपन गॉस थ्योरम। चलो, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जो गॉस थ्योरम के बेसिस पे है। एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाओ पहले, बाद में अपन 9 और 10 डिस्कस करेंगे। पहले गॉस लॉ का एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। सी एग्जाम्पल नंबर 11। सब लोग आ जाओगे एग्जाम्पल नंबर 11 पे। देखो यहाँ पे आपको एक क्यूब दिया हुआ है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार आता था, आता है और आता रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं हमेशा एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे आपका कहीं क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है और हमको पूछा गया है कि इस क्यूब में से आपको फाइंड करना है कितना फ्लक्स पास होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखो दिया हुआ है, ई एक्स इज गिवन टू यू विच इज अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। This is not a constant electric field, this is a variable electric field. This electric field is varying with the value of your x, है ना। This electric field is varying with the value of x, and electric field in y direction is given to you 0, and electric field in z direction is also given to you as a 0. तो x डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है विच इज़ अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 दिया हुआ है। z में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अच्छा, साइड्स की अगर मैं बात करूं तो क्यूब की साइड्स आपको a दिया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, a का वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है, a का वैल्यू भी आपको पता है। तो अपने को फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स देखो, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, है ना। ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलग होगा। सपोज ये डिस्टेंस आपका x1 है और ये वाला डिस्टेंस आपका x2 है। जहाँ पे आपका ये वाला प्लेन है, सपोज दिस प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 एंड दिस प्लेन इज एट योर डिस्टेंस ऑफ x2।
So we know that electric field is a function of x. So at both the faces your electric field will be different. अब ऐसा नहीं है, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जैसे हमने ऊपर वाले में ज़ीरो किया वैसे यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा. यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा. x1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा. x1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका होगा Ex1 विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू x1 की पावर 1/2, और x2 पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू x2 की पावर 1/2. क्या आपको एक कहानी समझ आ रहा है? यहाँ पे आपका नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएबल विच इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये बात हमको समझ आनी चाहिए. बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, आंसर ज़ीरो लिख के आते हैं, है ना. इतनी बार समझाने के बाद भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम गड़बड़ रहती है. तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है. एक बार हमें पता चल जाए कि वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, उसके बाद हमको गॉस का लॉ लगाना है. ठीक है, इसके बाद हम गॉस का लॉ लगाएंगे, क्योंकि गॉस इज अवर बॉस और गॉस का भूलना महापाप. ठीक है, तो गॉस का लॉ लगा दो. सबसे पहले फ्लक्स निकालो थ्रू द सरफेस 1. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है कि रेस्ट ऑफ द सरफेस से आपका फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा. हमें ये वाले सरफेस का फ्लक्स निकालना है और ये वाले सरफेस का फ्लक्स निकालना है. इसका फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, इसका भी फ्लक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा. पीछे वाले सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जेड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. तो फिफ्थ नंबर के सरफेस का भी आपका फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, नीचे वाले सरफेस का भी फ्लक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा. इतने समझदार हम बन चुके हैं, तो हमें इतनी बात पता चलनी चाहिए कि हमें फ्लक्स खाली ये दो सरफेस पे निकालना है. ये दो सरफेस का जो फ्लक्स होगा वही हमारा टोटल फ्लक्स होगा. ठीक है, बात ख़त्म हो गई. तो चलो ये वाले सरफेस पे पहले फ्लक्स निकालते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसी है, राइट साइड है, तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, थीटा आपका 180 डिग्री है. तो पहले वाले सरफेस का फ्लक्स आपका नेगेटिव आएगा. दूसरे वाले सरफेस में एरिया वेक्टर इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, थीटा आपका 0 डिग्री है. तो आपका फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो अब इन दोनों का नेट फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा? विच इज़ φ2 माइनस φ1. φ2 आपका पॉजिटिव होगा और φ1 आपका नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ से आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा. क्या कहानी आपको समझ आई? यस बेटा, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? चलो आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं. कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं फिर कल की क्लास में. नहीं, कल कोई हॉलीडे नहीं है. कल क्या कोई मुहूर्त निकाला है आप लोगों ने क्या? नो हॉलीडे. कल भी क्लास आपका होगा, मॉर्निंग भी होगा, इवनिंग भी होगा. रिवीजन क्लास हमारा चलेगा एज इट इज़. IPL आप लोग देखते रहना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. क्लासेस तो अपने हिसाब से चलते रहेंगे. चलो, नो सेकंड सैटरडे, नो थर्ड सैटरडे, नो फोर्थ सैटरडे. एवरी डे इज़ अ मंडे, नेवर संडे. Always keep in mind from you all now, every day is a Monday, never Sunday. चलो, bye bye to all of you.